हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा आर्टिकल 99 ओथ और आर्टिकल 100 राइट टू वोट ऑफ एमपीज। उसको हमने डिटेल में देखा। अब इस वीडियो में हम देखेंगे डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स यानी आर्टिकल 101 वेकेशन ऑफ सीट्स। क्लॉज 1 कहता है नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोविजंस शैल बी मेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर द वेकेशन बाय अ पर्सन हु इज चूजन अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ ए सीट इन वन हाउस और अदर हाउस। यानी सिंपल सा रूल है कि एक आदमी पार्लियामेंट के दोनों सदन का मेंबर नहीं हो सकता। उसे एक टाइम पे या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का मेंबर होना पड़ेगा। इसके लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, बना के इसका कोई फॉर्मेट बना सकती है कि उसे कैसे चूज करना है। सिंपल की है इस क्लॉज में। अब आता है क्लॉज 2। क्लॉज 2 कहता है नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ बोथ ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ अ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। यानी आप पार्लियामेंट और साथ ही साथ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट नहीं हो सकते। इन दो में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। एंड इफ अ पर्सन इज चूजन, अगर ऐसा कोई आदमी चूज कर लिया गया member both of the parliament and the house of the legislature of a state, then at the expiration of such period as may be specified in the rules। वो कौन से रूल्स हैं? देखो यहाँ रूल्स लिखा ना, सी द प्रोहिबिशंस ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स 1950 पब्लिश्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ नोटिफिकेशन नंबर। इसमें गजेटेड नोटिफिकेशन है, इस लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि किस तरीके से इन्हें ये सीट खाली करनी पड़ेगी। मेड बाय द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया ये लॉ है। दैट पर्सन सीट इन पार्लियामेंट शैल बिकम वेकेंट अनलेस, कब इसकी सीट खाली हो जाएगी? अनलेस ही हैज प्रीवियसली रिजाइंड हिज सीट इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। अगर वो अपनी पुरानी सीट को, देखो सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट बड़ा है, स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके कंपैरिजन में छोटा है। अगर आप इन दोनों के मेंबर बन गए, ठीक, तो बाय डिफॉल्ट आपकी ये वाली मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी अगर आपने यहाँ से रिजाइन नहीं किया। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपका बड़ा लॉस नहीं कराया जाएगा तो आप ये छोटे वाले लॉस को भी नहीं झेलना चाहोगे, आप इसको तो झेल जाओगे। तो इसलिए अगर आपकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप रद्द होगी तो एमपीज के ऊपर एक डर रहेगा कि वो लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट से अपनी सीट खुद ब खुद छोड़ दें। इसलिए पार्लियामेंट की सीट को खाली करवाया जाता है। अब क्लॉज 3 कहता है इफ अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सब क्लॉज ए, becomes subject to any of the disqualification mentioned in the clause 1 or clause 2 और आर्टिकल 102। यानी अगर कोई आदमी है, कोई मेंबर है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है ईदर हाउस से, यानी लोकसभा या राज्यसभा से, पहली चीज। दूसरी चीज क्या? रिजाइन कर देता है अगर अपनी सीट से, रिजाइनिंग हिज सीट बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चेयरमैन और स्पीकर एज द केस मे बी एंड हिज रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड बाय द चेयरमैन और द स्पीकर एज द केस मे बी। यानी उसने रिजाइन किया और रिजिग्नेशन चेयरमैन या फिर स्पीकर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे केस में क्या होगा? इन दो केस में, पहला डिस्क्वालिफिकेशन, दूसरा रेजिग्नेशन के केस में सीट सेल देयर अपॉन बिकम वैकेंट, यानी उसकी सीट खाली हो जाएगी। तो हमने 3 केसेस पढ़े। पहला कि आप पार्लियामेंट के दोनों सदन के हिस्सेदार नहीं हो सकते, किसी एक में आपको होना पड़ेगा, दूसरी सीट खाली करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आप पार्लियामेंट या फिर स्टेट के लेजिस्लेटिव, दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अगर आपने नहीं चुना तो आपका पार्लियामेंट वाली सीट चली जाएगी, स्टेट वाली सीट बचेगी। और अगर बाय डिफॉल्ट आपने स्टेट वाली रिजाइन कर दिया तो पार्लियामेंट की सीट बची रहेगी, जो क्लॉज 2 में है। क्लॉज 3 कहता है कि आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया हाउस से या फिर आपने रिजाइन कर दिया, तो ऐसे केस में आपकी सीट खाली हो जाएगी। तो टोटल 3 तरीके। अब आगे क्या है? प्रोवाइजो दिया हुआ है। प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एनी रेजिग्नेशन रेफर टू सब क्लॉज बी इफ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एंड आफ्टर टेकिंग सच इंक्वायरी एज ही थिंक्स फिट द चेयरमैन और स्पीकर एज द केस में बी इज सेटिस्फाइड। मतलब ये कि आपने रेजिग्नेशन दे दिया, मान लो आप लोकसभा के मेंबर हैं, आपने स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन दे दिया, या राज्यसभा के मेंबर हैं तो आपने चेयरमैन को दे दिया। अगर उनको ये सेटिस्फेक्शन हो गया कि आपने जो रेजिग्नेशन दिया है वो सच रेजिग्नेशन इज नॉट वॉलेंटरी, यानी आपने खुद से नहीं दिया और जेन्युइन, ये जेन्युइन नहीं है, तब क्या होगा? ही शैल नॉट एक्सेप्ट सच रेजिग्नेशन। तो यहाँ पे जो सब क्लॉज बी में क्या बोला गया, इंपॉर्टेंट बात, कि एक्सेप्टेड, तब वो सीट खाली होगी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आपकी सीट खाली नहीं होगी। जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जगदीप धनखड़ साहब खुद से रेजिग्नेशन दिए थे या उनसे दिलवाया गया था? ऐसा एक थ्योरी चलती है कि उनसे उनकी पार्टी ने रेजिग्नेशन दिलवाया था, बट क्योंकि वो खुद चेयरमैन थे तो उन्हें एज अ वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने प्रेसिडेंट को दिया था। बट अगर प्रेसिडेंट वो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करते तो उनकी रेजिग्नेशन नहीं मान्य होती और रिजेक्ट हो जाती। बट प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड हो गई। इसीलिए अगर लोकसभा या राज्यसभा में कोई मेंबर अपना रेजिग्नेशन इनको देता है, चेयरमैन या स्पीकर को, इन्हें लगता है कि नहीं ये गलत तरीके से हुआ है, तो ये रिजेक्ट कर सकते हैं और उनकी मेंबरशिप स्टोर्ड रहेगी, उनकी सीट खाली नहीं होने वाली। सिर्फ रेजिग्नेशन दे देने से आप अपनी सीट खाली नहीं करते हैं, रेजिग्नेशन का एक्सेप्ट होना भी जरूरी है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने
पीएमओ में अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया। दैट मीन्स कि वो अपनी सीट नहीं खाली किए हैं, वो वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, वो अभी भी स्टेट के असेट के तौर पे काउंट होते हैं। रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाने के बाद आप सिस्टम से बाहर हो सकते हैं। अब आता है क्लॉज 4, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग देयरऑफ, द हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वैकेंट। यानी अगर आप मान लेते हैं आज सीटिंग बैठी 31 जनवरी को, हर साल बैठती है, 31 जनवरी से सीटिंग स्टार्ट हुई और 20 मार्च तक, ठीक। अब इस 20 मार्च के बीच में आपने कॉन्टिन्यूअस 60 दिन नहीं आए, मान लेते हैं एक बार के लिए कि 60 दिन पूरी ये हमारी लोकसभा बैठी और 60 दिन आप नहीं आए, तो आपने परमिशन नहीं ली है। अगर आपने परमिशन ली हुई है तब तो आपकी सीट खाली नहीं होगी, अगर बिना परमिशन के आप हैं तो आपकी सीट वैकेंट मान ली जाएगी। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है आगे, provided that in computing the said period of 60 days no account shall be taken of any period during which the house is prorogued or is adjourned for more than 4 consecutive days। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, जब 31 जनवरी को पार्लियामेंट सेशन लगता है, उसके ठीक 7-8 दिन के बाद अप्रॉक्स फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, मैं मान लेता हूँ 7 फरवरी तक, 7 फरवरी से लेके अप्रॉक्स 1 मार्च तक 20 से 25 दिन के लिए पार्लियामेंट का सेशन स्थगित कर दिया जाता है। तो भले ये सेशन चला 20 मार्च तक था, लेकिन ये बीच में जो सेशन के बीच में छुट्टी हो गई ना, एडजर्न कर दिया गया, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा उन डेज को। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि वो सेशन का जो पीरियड है ना, इंटरवल, वो 4 दिन कॉन्जिक्यूटिव 4 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। मान लो आज छुट्टी हुई, नेक्स्ट डे क्लास लग गई, फिर छुट्टी हो गई, फिर क्लास लग गई, नेक्स्ट डे छुट्टी हो गई, फिर, तो ऐसे में आपको काउंट कर लिया जाएगा कि आप इतने दिन एब्सेंट थे। लेकिन छुट्टी 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 कंटिन्यूस है, 4 दिन से ज़्यादा की छुट्टी है, तो आपका वो 60 डेज सीधे काउंट कर लिया जाएगा। 60 डेज के बाद आपकी सीट खाली कर दी जाएगी। एक एग्जांपल यहाँ पे समझे, सपोज अ मेंबर इज एब्सेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट इज सिटिंग फॉर 30 days, देन द हाउस इज एडजर्न फॉर 10 consecutive days, 10 दिन के लिए छुट्टी हो गई, देन इट्स सिटिंग फॉर अनदर 30 days, द 10 days ऑफ एडजर्नमेंट्स आर नॉट काउंटेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द 60 days पीरियड। यानी भले ही पार्लियामेंट की सिटिंग 60 दिन हुई, इनकी छुट्टी वो 50 दिन का ही काउंट होगा, 60 नहीं होगा। ये उनको प्रॉपर 60 दिन एक साथ 60 दिन ये नहीं आएंगे, तब माना जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 कहता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। क्लॉज 1 है अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वो अगर कोई बंदा ऑफिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए तो वो किन किन बेसिस पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सबसे पहला क्लॉज क्या कहता है, ए, इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट under the government of India or government of any state other than an office declared by parliament by law not to disqualify its holder। वो कौन कौन सी पोस्ट है जिसको इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है, पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा मिनिस्टर्स, या फिर कोई अन्य पोस्ट जिसको बाय लॉ ये डिक्लेयर करें कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रखा है। क्लॉज बी कहता है इफ ही इज द अनसाउंड माइंड, यानी अगर आपको कॉम्पिटेंट कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि आप अनसाउंड माइंड हैं तो भी आप अपनी सीट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सी कहता है इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर आपने अपने पैसे वैसे पे नहीं किए, आप इंसॉल्वेंट हैं, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज क्या कहता है, इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट और ही इज अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजेंस और अधेरेंस टू अ फॉरेन स्टेट। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप हमारे देश के नागरिक ही नहीं है तो आप एलिजिबल कैसे होंगे किसी भी पोस्ट के लिए। अगर आपको याद हो तो हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्वालिफिकेशन की जब बात करी थी, उसमें सबसे पहला ही पॉइंट यही है कि आपको सिटीजनशिप होना चाहिए आपके पास इंडिया की। अगर आपने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली, एक्वायर कर ली, तो आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड बाई और अंडर एनी लॉ मेड बाई द पार्लियामेंट, यानी सीधे सीधे बहुत बात कर रहे हैं 10th शेड्यूल की। अगर किसी भी लॉ के तहत आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो भी आपका मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी। देखो अब यहाँ पे समझो, आप अ पर्सन कैन नॉट बी एमपी इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात किन किन तरीकों से। दूसरी, he has voluntarily taken citizenship of another country, for example if an Indian citizen voluntarily becomes a citizen of another country he can be disqualified। he has formally accepted allegiance or loyalty to a foreign country, मतलब अगर आप किसी और देश के लिए लॉयल अपने आप को घोषित कर देते हैं तो भी आप इंडिया के सिटीजन नहीं रह जाते हैं। इफ अ मेंबर हैज लीगली डिक्लेयर्ड लॉयल्टी और एलिजेंस टू अनदर कंट्री ही कैन नॉट रिमेन एलिजिबल टू बी एन एमपी। ये है कंडीशंस। अब इसमें एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज a person shall not be deemed to hold an office of profit under the government of India or the government of any state by reason only he is the minister either for the union or for such a state।
वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको ऑलरेडी। अब क्लॉज 2 क्या कहता है, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल। अगेन मैंने वो बता दिया, जो ई वाला बात कर रहा है वो इसी की तरफ इशारा कर रहा है। क्लॉज 2 में बहुत साफ साफ बोल दिया गया कि 10th शेड्यूल के तहत अगर आपको बाहर कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो आप बाहर हो जाएंगे पार्लियामेंट के। अब आता है आर्टिकल 103, डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, यानी कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसीजन लिया जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। तो पहला क्लॉज क्या कहता है, इफ एनी क्वेश्चंस अराइजेस, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन उठता है एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द क्लॉज 1 और आर्टिकल 102, the questions shall be referred for the decision of the president and his decision shall be final। यानी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो क्वेश्चन उठेगा किसी भी हाउस का, क्लॉज 1 के अंदर जो जितने भी क्लॉज 1 में जितने हमने ना ए से लेके ई तक के जो रीजन देखे इनके तहत, तो जो फाइनल डिसीजन होगा वो होगा प्रेसिडेंट का, और ये फाइनल होगा, इसे कोई चैलेंज नहीं करेगा, इसे कुछ भी कहीं भी अपील नहीं किया जा सकता। अब आता है क्लॉज 2, बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन एनी सच क्वेश्चन द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन। यानी आप ऐसे ही किसी को उनके पद से नहीं हटा दोगे, डिस्क्वालीफाई नहीं करोगे, उससे पहले आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उनका ओपिनियन मांगोगे। इसलिए आप अगर ध्यान दोगे तो बहुत बार ऐसा होता है, जब महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान हुआ, महाराष्ट्र के दल बदल के दौरान हुआ, तो प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ओपिनियन मांगा था इसके बारे में, और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया कि नहीं, जो दल बदल हुआ देवेंद्र फडणवीस के साथ जो ये एकनाथ शिंदे की टीम आके जुड़ी, वो एकनाथ शिंदे वाली जो टीम वो पूरी की पूरी पार्टी मर्ज हो गई थी, इसलिए दल बदल का कानून नहीं लगेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, और इन लोगों की मेंबरशिप रद्द नहीं की जाएगी। ठीक है, ये है इसका रीजन। इलेक्शन कमीशन ऑफ अगर इंडिया ने जो ओपिनियन दिया उसको ये सुनेंगे और उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। शैल लिखा हुआ है यानी इसे बाध्यकारी है, ये मानना पड़ेगा उन्हें। अब आता है आर्टिकल 104, पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालिफाइड। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल याद दिलाता हूँ। जब आर.एन. रवि तमिलनाडु के गवर्नर हुआ करते थे, उस समय पे तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ इनका टसल चलता था, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट कुछ बनाए कुछ करें तो आर.एन. रवि उन्हें करने नहीं दे रहे थे उस हिसाब से, ऐसा गवर्नमेंट का इल्जाम था। हुआ क्या कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक एमपी को बनाया इन्होंने मिनिस्टर, क्योंकि मिनिस्टर को ओथ और अफर्मेशन दिलवाएगा कौन, फाइनल अफर्मेशन दिलवाएंगे गवर्नर साहब। जब गवर्नर साहब ने ओथ एंड अफर्मेशन नहीं दिलवाया तो वो 6 महीने तक चलो कर सकते हैं, लेकिन ये न्यूज़ बनना शुरू हुआ, और वो इलेक्टेड मेंबर थे और उनके ओथ दिलवानी थी स्पीकर के थ्रू, स्पीकर भी उसे ओथ नहीं दिलवा रहे थे, स्पीकर का भी टसल चल रहा था। स्टिल वो मेंबर, क्योंकि उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सर्टिफिकेट दे रखा है कि आप चुने जा चुके हैं जनता के द्वारा, तो वो बार बार जबरदस्ती उस लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठते थे, तो वो काफ़ी दिनों तक बैठे थे, आई गेस 10 दिनों के आसपास वो रोज बैठते थे। बट क्योंकि कंडीशन इसके पहले आर्टिकल 99 में बोला गया है कि अगर आप मेंबर हैं, आपको बैठना है, तो अपनी सीट के लिए आपको ओथ और अफर्मेशन लेना पड़ेगा। तो जब स्पीकर ही नहीं करवा रहा है तो भाई मेंबर कैसे बनेगा, वो ओथ कैसे लेगा। तो उस केस में उनके ऊपर पेनल्टी क्या लगी थी, वो पेनल्टी इसी आर्टिकल के 104 के तहत लगी थी उनके ऊपर 500 रुपया पर दिन। ये आर्टिकल हम पूरा पढ़ेंगे तो अभी समझ में आएगा। 500 रुपया पर डे के हिसाब से उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी जितने दिन वो सीट पे बैठेंगे। अगर उन्होंने वोट कर दिया, सोचो ऐसे केस में कोई बिल पास होना है और वो वोट कर दें तो उनका वोट मान्य होगा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, उनका वोट मान्य होगा, उनके द्वारा वो जो बिल पास हो जाएगा वो बिल नहीं इनवैलिड होगा, लेकिन उनकी उस सिटिंग को 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं पूरे आर्टिकल को। If a person sits or vote as a member of either house of the parliament before he has complied with the requirements of article 99, मैंने बताया ना आर्टिकल 99 में oath और affirmation दिया है, when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for the membership of thereof or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by the parliament, he shall be liable in respect of the each day on which he sit or vote to penalty of 500 rupees to be the recovered as a debt due to the union। एक बात और सुनिए, ये जो पेनल्टी है ना, ये एज अ डेट इनके ऊपर जाती जाएगी और इसे ये यूनियन का डेट इनके ऊपर होगा और ये इनसे वसूला जाएगा। डू यू थिंक 500 रुपीज इज हाई फॉर देम? 500 रुपया इनके लिए बहुत ज़्यादा है क्या? करोड़ों रुपया खर्चा करके वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए, आप उसमें पेनल्टी लगा रहे हैं 500 रुपये का। ये उनके लिए ना मजाक है, उनके लिए मतलब इंसल्ट करने वाला अमाउंट है ये, समझे। अमाउंट लगाओ कुछ बड़ा, 1 लाख का, करोड़ का लगाओ, 25 करोड़ 30 करोड़ रुपया खर्चा करके तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए। खैर, अब इस आर्टिकल में जो लिखा है उसको और सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं। पर्सन सिट्स और वोट इन द ईदर हाउस, चेक द सिचुएशन। क्या क्या 3 सिचुएशन होती हैं। पहला, हैज कंप्लाइड अंडर आर्टिकल 99, यानी ओथ और अफर्मेशन उसने ली है या नहीं। अगर नहीं ली है तो पेनल्टी के लिए लाइबल हो जाएगा।
नोइंगली नॉट क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड, अगर वो जानता है कि वो क्वालिफाइड नहीं है या डिस्क्वालिफाइड है तो भी वो पेनल्टी के लिए लाइबल होगा। तीसरी चीज कंडीशन क्या आती है कि वो प्रोहिबिटेड है लॉ के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, तो भी वो लाइबल हो जाएगा पेनल्टी के लिए। और पेनल्टी क्या होगी, 500 रुपया पर डे फॉर ईच डे ही सिट्स और वोट, और रिकवर्ड एज अ डेट ड्यू टू ओपिनियन यूनियन। यानी ये पेनल्टी के तौर पे नहीं यूज कर पैसे कि आप फाइन भरो, फाइन नहीं, इस तरीके से कि आपका कर्जा है, सॉरी यूनियन का कर्जा है आप पे और आपको उसे भरना पड़ेगा यूनियन को। ये है इसका पूरा मतलब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। और अगली वीडियो में हम देखेंगे पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स। ऐसी ही बेयर एक्ट सीरीज की वीडियोस देखने के लिए बेयर एक्ट सीरीज का प्लेलिस्ट फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।